नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार हम पुनः उपस्थित हुए हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सप्ताह में 4 दिन हमारा जो है वो पीटी के लिए क्लास रहता है और एक दिन हम जो है वो मेंस को करते हैं और शनिवार के दिन करंट अफेयर्स को लेकर के आते हैं। तो आज चूंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम मेंस पे डिस्कस करते हैं। तो आइए हम आज का जो है क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है कि स्रोत के रूप में सिक्कों का महत्व प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास लेखन के साथ साथ राजनैतिक इतिहास लेखन की दृष्टि से भी है, विश्लेषण करें। देखिए इसमें फिर से एक बार आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें कहा क्या जा रहा है कि स्रोत के रूप में सिक्कों का महत्व प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास लेखन के साथ साथ राजनैतिक इतिहास लेखन की दृष्टि से भी है, विश्लेषण करें। मतलब ये हमारा जो प्रश्न है ये स्रोत जो टॉपिक है उससे है और स्रोत में भी सिक्कों को लेकर के है कि आजकल पूछा जाता है कि अभिलेखों के आधार पर, सिक्कों के आधार पर इतिहास लिखने के लिए प्राचीन भारत का। तो आज हम सिक्कों को इस पे डिस्कस करेंगे कि सिक्कों का जो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि जो सिक्कों की भूमिका होती है वो आर्थिक इतिहास लेखन में तो होती ही है, ये तो सर्वविदित है, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन आर्थिक इतिहास लेखन के साथ साथ इसमें यह भी कह रहा है कि राजनैतिक इतिहास लेखन की दृष्टि से भी सिक्के बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आपको यहाँ आर्थिक और राजनैतिक दोनों में सिक्कों की भूमिका को बताना है। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा एक परिचय दे दीजिए कि इतिहास लेखन के लिए मतलब फैक्ट आवश्यक आधार होते हैं एवं तथ्य की विश्वसनीयता स्रोत होते हैं। आप थोड़ा सा स्रोत बता दीजिए कि इतिहास लेखन के लिए तथ्य आवश्यक आधार होते हैं एवं तथ्य की विश्वसनीयता जो है वो स्रोत से होती है। और स्रोत दो प्रकार के होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। जो आप सभी जानते होंगे कि साहित्यिक स्रोत में देसी साहित्य विदेशी साहित्य आते हैं, उसकी अपना वर्गीकरण है। और पुरातात्विक स्रोत में सिक्के आते हैं, अभिलेख आते हैं, मृद्भांड आते हैं। तो इस तरीके के जो भी चीजें हैं वो पुरातात्विक सामग्रियों के तहत आते हैं। तो यहाँ चूंकि सिक्का जो है वो पुरातात्विक सामग्री के तहत है। तो अब थोड़ा सा पुरातात्विक के बारे में बताइए कि पुरातात्विक स्रोत के तहत मुद्राओं का प्रमुख स्थान है। वैसे तो मुद्राओं का प्राथमिक महत्व आर्थिक इतिहास लेखन में है। सही बात है कि जो मुद्राओं का जो आर्थिक इतिहास लेखन होता है वो मुद्राओं के ही आधार पे होता है। तो प्राथमिक जो महत्व है वो तो आर्थिक इतिहास लेखन में ही है, किंतु इससे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक क्षेत्र की स्थिति को भी समझने में सहायता मिलती है। यहाँ एक छोटा सा परिचय दे रहे हैं कि इसकी आर्थिक भूमिका तो बता ही रहे हैं सिक्कों की, साथ साथ ये किन क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण है, तो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। और देखिए आपको भी अपने उत्तर, देखिए यहाँ हम एक तरीके से उत्तर का पूरा फॉर्मेट आपको दे रहे हैं कि आपको ऐसे ही अपने उत्तर को मुख्य परीक्षा में लिखना है। तो ऐसे ही प्रयास करना होगा। तो इस फॉर्मेट को भी आप देखते रहिएगा। चलिए फिर आगे पॉइंट देखिए। अब आइए कि अभी तो आपने परिचय दिया पूरा, अब आर्थिक इतिहास लेखन में सिक्कों की भूमिका, क्योंकि उसमें पूछा है ना कि आर्थिक और राजनीतिक। तो अब आर्थिक इतिहास लेखन में पहले बता दीजिए कि सिक्के कितने उपयोगी हैं। तो सिक्कों की जो शुरुआत होती है वो प्राचीन भारत में पहली बार 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व के आसपास हुई। मतलब 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व के पहले के जो है वो सिक्के प्रचलन में नहीं थे। मतलब जो सिक्कों का प्रचलन जो प्रारंभ होता है वो 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व के आसपास हुई। और 6ठी शताब्दी बीसी से मौर्य काल तक के सिक्कों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय व्यापार आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्तर पर हो रहा था। मतलब जो 6ठी शताब्दी
ईस्वी पूर्व से मौर्य काल तक के जो सिक्के मिले हैं, उससे यदि आर्थिक गतिविधियों को देखा जाए तो ये पता चलता है कि जो व्यापार हो रहा था वो आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पे हो रहा था। फिर कुषाणों के काल में सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के मिले। देखिए, अब जो कुषाण के जो टाइम पीरियड में है तो सबसे अधिक तांबे के सिक्के मिले, एवं सातवाहन काल में सीसे और पोटीन के सिक्कों के प्रमाण मिलते हैं, जो उस समय के स्थानीय अर्थव्यवस्था की उन्नति को दर्शाता है। देखिए, ये जो तांबे के सिक्के होते हैं या जो सीसे पोटीन के सिक्के होते थे, इनका जो प्रयोग होता था वो स्थानीय व्यापार में करते थे, मतलब स्थानीय व्यापार के लिए विनिमय के माध्यम के रूप में इन सिक्कों का प्रयोग होता था, क्योंकि ये सिक्के जो है वो स्थानीयता को ही दर्शाते हैं। यदि बड़े पैमाने पे यदि सिक्के मिलेंगे तो वो जो सिक्के होंगे वो बहुत संभावना कि वो गोल्ड के हों या फिर सिल्वर के हों, लेकिन अगर शीशे या प्रोटीन के सिक्के या तांबे के सिक्के मिल रहे हैं तो वो स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले व्यापार वाणिज्य को बताते हैं, वृद्धि को बताते हैं। और इसी काल में पहली बार स्वर्ण सिक्कों की भी शुरुआत हुई थी, मतलब कुषाणों के काल में ही स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत हुई। कनिष्क के समय में बड़े पैमाने पर स्वर्ण के सिक्के चलाए गए, जो विदेशी व्यापार एवं बड़े स्तर के व्यापार को इंगित करता है। मतलब आप सभी जानते हैं कि कनिष्क के समय में जो सोने के सिक्के चलाए गए वो बड़े पैमाने पे देखिए, सोने के सिक्के का प्रचलन तो कनिष्क के पहले ही हो गया था, मतलब कुषाणों के समय ही हो गया था, लेकिन कनिष्क के समय में इसमें व्यापकता आ गई, मतलब ये बड़े पैमाने पर जो है इसका प्रचलन प्रारंभ हो गया था। और ये जो गोल्ड क्वाइन है, गोल्ड क्वाइन क्योंकि ये बड़ी मुद्रा होती है, ये कीमती मुद्रा होती है, तो इससे जो व्यापार होता है तो वो बड़े स्तर के व्यापार को दर्शाता है। आगे चल करके आप देखेंगे कि जो व्यापारियों को जो वेतन मिलता था, तो जो बड़े बड़े व्यापारी या जो बड़े बड़े वो होते थे कर्मचारी होते थे, उनको भी गोल्ड के रूप में दिया जाता था। तो ये एक तरीके से बड़ी भूमिका में जो चीजें होती थी उसके लिए सोने के सिक्के का प्रयोग होता था। फिर आगे देखिए, मौर्योत्तर काल में ही हमें दक्षिण भारत एवं दक्कन के क्षेत्र में बड़ी संख्या में सोने, चांदी, तांबे के रोमन सिक्के मिले हैं, जो भारत एवं रोम के बीच बढ़ते व्यापार को बताते हैं। देखिए, रोमन सिक्कों का जो मिलना है वो दक्कन या दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा ज्यादा मिले हैं। जैसा कि हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि जो उत्तर भारत का व्यापार था वो रोम से ज्यादा था, तो ये धारणा भी गलत हो जाती है, क्योंकि जो दक्षिण भारत और दक्कन है, यहाँ रोमन सिक्के सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं, तो वही इसमें कहा जा रहा है। फिर गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के चलाए। अगर देखा जाए तो गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के चलाए, जो कलात्मक रूप से तो श्रेष्ठ थे, किंतु शुद्धता की दृष्टि से कुषाणों की तुलना में कम शुद्ध थे। अगर देखा जाए तो कलात्मक मतलब इन पे जो है जो फोटो बन रहे हैं और बहुत सुंदर ढंग से इनको बनाया जा रहा है तराश कर, तो ये सब चीजों की उन्नति तो यहाँ दिखती है गुप्तों के सिक्कों में, लेकिन ये कुषाणों से शुद्ध नहीं है, मतलब इनके सोने में मिलावट है। और इसीलिए जो मार्क्सवादी इतिहासकार है उनका ये मानना है कि गुप्तों के काल में जो है अर्थव्यवस्था का पतनोन्मुखी स्थिति में था, वो यहीं से अनुमान भी लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो इनका जो है, अगर इनके सिक्कों को देखा जाए तो भले मिलावट दिखती है, लेकिन इनके सिक्के सबसे बड़े मात्रा में पाया जाता, मतलब बड़ी सिक्के थे। जैसे अगर कोई कुषाणों का सिक्का 20 ग्राम का था स्वर्ण सिक्का, तो इनका जो है 100 ग्राम 80 ग्राम के सिक्के थे, तो उसमें सोने की मात्रा तो ज्यादा हो ही जाती थी, तो वही इसमें कहा जा रहा है। हालांकि इसकी आर्थिक व्याख्या कठिन है, क्योंकि उसके सिक्के का आकार सबसे बड़ा था। भाई, अगर मार्क्सवादी इतिहासकार ये दावा कर रहे हैं कि इनका जो सिक्का है वो जो है एक तरीके से वो शुद्धता नहीं है, मिलावट है, इनकी अर्थव्यवस्था की गिरावट को बता रहा है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कुषाणों के समय जो 20 ग्राम का सिक्का होता था, इनके समय में तो वो सिक्के 80-80 ग्राम 50-50 ग्राम के बनने लगे, और वो भी बड़े मात्रा में बनने लगे। तो गोल्ड की तो उपलब्धता थी ही, तो गोल्ड के आधार पर
किसी भी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, वही इसमें कहा जा रहा है। फिर गुप्तोत्तर काल को मार्क्सवादी इतिहासकारों ने मुद्रा के अभाव का काल कहा। देखिए वहां तो कहते हैं कि उनकी स्थिति थोड़ा सा दयनीय होती है, यहाँ तो कहते हैं कि यहाँ तो मुद्रा ही नहीं मिलती है, मतलब गुप्तोत्तर काल के बाद के समय को। और इन्होंने इससे व्यापार, उद्योग, नगरों के पतन आदि का निष्कर्ष निकाला। कि मतलब इनका ये है कि चूंकि जब सिक्के नहीं मिल रहे हैं तो इससे पता चलता है कि व्यापार, उद्योग और नगरों का पतन हो चुका था, और जो है जो अर्थव्यवस्था थी वो सिमट गई थी और स्थानीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ये कौन कह रहा है? तो ये मार्क्सवादी इतिहासकार कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ये है कि इन सिक्कों के अभाव का उनका निष्कर्ष अतिवादी है, क्योंकि चोलों, राजपूत राजाओं एवं पाल काल में हमें सिक्कों का प्रमाण मिलता है। मतलब ये जो कह रहे हैं कि सिक्का मिलता ही नहीं है, तो ये एकदम गलत बात है। सिक्का मिलता है, और कहाँ मिलता है? चोलों के यहाँ मिलता है, राजपूत राजाओं के पास मिलता है, पाल काल में मिलता है। हाँ, ये बात सही है कि जिस तरीके से गुप्तों के समय में सिक्कों की उपलब्धता थी उस तरीके से यहाँ नहीं है। लेकिन अगर सिक्के थे ही नहीं, ये भी उनका जो दावा है वो गलत है। तो आप ये दिखा देंगे आर्थिक इतिहास लेखन के तहत। फिर कभी कभी सिक्कों की मांग की वृद्धि भी किसी क्षेत्र में सिक्कों की कमी का कारण बन जाता है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर सपोज करिए आज ही अगर यहाँ भारत में ही गोल्ड के सिक्के ही प्रचलित हो और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लोगों के पास बहुत पैसा आ जाए, वो सारे गोल्ड को खरीद ले, गोल्ड कॉइन को खरीद ले, तो फिर यहाँ जो है सिक्कों का अभाव हो ही जाएगा। तो हो सकता है, एक संभावना है कि उस समय भी ऐसा कुछ रहा हो। तो सिक्कों के अभाव से किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति को नहीं मापा जा सकता। तो ये आपने आर्थिक पक्ष को बता दिया, जो आपके प्रश्न का पहला पक्ष है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न के दूसरे पक्ष में, जिसमें कहा गया है कि सिक्के जो है वो राजनैतिक दृष्टि से भी, मतलब राजनैतिक इतिहास लेखन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब हम दिखाएंगे कि सिक्कों की जो भूमिका है वो किस तरीके से राजनीति के क्षेत्र में है, किस तरीके से वो राजनीति के इतिहास को बताते हैं सिक्के। तो सबसे पहले कुछ प्राचीन सिक्कों पर मयूर का अंकन हुआ है। अब आप सभी जान रहे होंगे कि मयूर का अंकन है, तो ये अपने आप में बताता है कि भाई ये मौर्यों के सिक्के रहे होंगे। तो मयूर अंकन से ही ये पता चल जा रहा है कि ये मौर्यकालीन सिक्के हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह मौर्यों से संबंधित रहे होंगे। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि मौर्योत्तर काल के राजाओं का काल निर्धारण मुख्यतः सिक्कों के आधार पर ही हुआ है। देखिए मौर्योत्तर काल की जो भी राजा हैं उनके यदि काल का निर्धारण आप देखिए तो उसमें जो सबसे प्रमुख सोर्स है वो है क्वाइन, मतलब सिक्के ही हैं। शक सातवाहन, जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, शक सातवाहन जो दक्कन में थे के मध्य युद्ध एवं गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्षहरात वंशीय शकों का अंत कर दिया था। इसकी जो जानकारी होती है वो जोगल थम्बी एक जगह है से प्राप्त सिक्कों से ही होती है। मतलब ये ऐतिहासिक जो घटना है इसकी जो जानकारी हमको होती है वो कहाँ से होती है? वो जोगल थम्बी से प्राप्त सिक्कों से ही होती है। कि उसमें ये पता चलता है कि जो सातवाहन शासक जीपीएस था उसने जो है एक शकों की क्षहरात वंशी शाखा का अंत कर दिया था। फिर यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर, ये भी एक तरीके से जो सातवाहन शासक थे यज्ञ श्री सातकर्णी, और इनके सिक्कों पर जहाज का अंकन राजा के आर्थिक क्षेत्र में योगदान को बताता है। कि कोई अगर भाई सिक्के जो है वो राजा के द्वारा ढलवाए गए, अगर राजकीय सिक्के हैं और उस पर यदि जहाज का अंकन है तो वो राजा के, मतलब राजा के व्यक्तिगत इंटरेस्ट को दिखा रहा है कि वो आर्थिक क्षेत्र के व्यापार में वो इंटरेस्ट ले रहा है राजा। तो यही उससे दिखता है। और फिर अगले पॉइंट पे आइए, गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम का राजा रानी एवं समुद्रगुप्त का लिच्छवी दौहित्र प्रकार का सिक्का लिच्छवी वंश से उनका राजनैतिक वैवाहिक संबंध को बताता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्के हैं और इन सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो ये लोग थे चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त, इनका जो है लिच्छवी जो गणराज्य था वहां से वैवाहिक संबंध था। तो एक तरीके से ये राजनीतिक घटना को ही जानकारी मिलती है।
साथ ही साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के सिक्कों को अपने नाम से ढलवाया था। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के सिक्के को अपने नाम से ढलवाया था। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शकों को पराजित करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे, और उसकी पुष्टि ऐसे होती है कि जो शकों के सिक्के थे उनका जो है, उनको एक एक भाग पे तो शकों की पहचान रहती है, लेकिन दूसरे भाग पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने अपने नाम को अंकित करा करके ढलवा दिया। तो ये उसके विजय की प्रतीक है। वही आगे चल करके आप देखेंगे कि उदाहरण और देखेंगे कि जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की द्वितीय जो युद्ध होता है तराइन के मैदान पे, और जब ये हार जाते हैं युद्ध, तो इनके जो क्वाइंस होते हैं पृथ्वीराज चौहान के, तो इनके क्वाइन पे ही वो करता क्या है, जो मोहम्मद गोरी होता है वो अपने नाम से ढलवा लेता है। इसीलिए आप एक तरफ गोरी के सिक्कों पर आप एक तरफ देखेंगे कि उसके नाम का अंकन है, मतलब वो इस्लामिक प्रतीकों का अंकन है, और पीछे लक्ष्मी जी का अंकन मिलता है। तो ये जो है एक तरीके से गोरी की जो है पृथ्वीराज के विजय को दर्शाता है। और वहीं ये जो उदाहरण है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। और भाई जब पराजित होगा तभी ना आप उसके सिक्कों को प्राप्त कर सकेंगे और उस पर अपना नाम लिख के ढलवा सकते हैं। तो वही इसमें कहा जा रहा है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का इन्हीं का एक सिक्का है, व्याघ्र हंता प्रकार का सिक्का, जिसके आधार पर रणवीर चक्रवर्ती का मानना है कि गुजरात पर इनका आधार था, क्योंकि शेर जो होते हैं वो गिर मतलब गुजरात में ही पाए जाते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्का है, व्याघ्र हंता प्रकार का सिक्का, और इसमें दिखाया गया है कि वो एक शेर का शिकार कर रहा है। तो इतिहासकार, एक प्रमुख इतिहासकार है रणवीर चक्रवर्ती, उन्होंने ये अनुमान लगाया चूंकि जो ये शेर है वो गुजरात में पाए जाते हैं, गिर के वनों में पाए जाते हैं, तो हो सकता है कि वहां तक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन रहा हो, यानी कि गुजरात पर चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकार रहा हो। क्योंकि कोई भी प्रतीक व्यक्ति अपने अपने समाज से ही, अपने क्षेत्र से ही लेता है, तो अगर उसका वहां तक वो शेरों मतलब गुजरात तक उसकी पहुंच है, तो इसी वजह से वो ऐसा प्रतीक लिया गया होगा। ये एक संभावना व्यक्त की जाती है इतिहासकारों द्वारा, और आप इसे अपने उत्तर में लिख भी सकते हैं, एक अच्छा पॉइंट है। फिर सिक्कों पर धार्मिक चिन्ह, देखिए सिक्कों पर तमाम धार्मिक चिन्ह भी बनाए जाते हैं, राजा के धर्म की जानकारी देता है। जैसे हर्ष के सोने के सिक्के पर उमा महेश्वर का अंकन होना। आप सभी जानते हैं कि हर्ष पहले शैव था, बाद में वो बौद्ध प्रभाव में आता है, और हर्ष शैव था, इसकी जानकारी कौन देता है, तो उसका जो एकमात्र सोने का सिक्का मिला है। आप एक फैक्ट और जान लीजिए कि हर्ष का केवल एकमात्र सोने का सिक्का मिला है, और उस सोने के सिक्के पर क्या अंकित है, उमा माहेश्वर का अंकन हुआ है, जो उसके शैव होने की जानकारी देता है। यानी कि जो सिक्के पर जो धार्मिक प्रतीक है वो राजा का धार्मिक विश्वास कैसा था, राजा किस धर्म को मानने वाला था, उसकी भी जानकारी हमको इनसे मिलती है, सिक्कों से मिलती है। मोहम्मद गोरी ने भी पृथ्वीराज चौहान के लक्ष्मी अंकन वाले सिक्के को अपने नाम से ढलवाया था। इसकी व्याख्या तो मैंने पीछे ही कर दी है। तो अब आपने दूसरे पक्ष में देखा कि राजनीतिक इतिहास लिखने में भी देखिए सिक्के किस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं, चाहे वो मौर्य काल हो, चाहे वो मौर्योत्तर काल हो, गुप्त काल हो, या बाद के गुप्तोत्तर काल हो, तो वहां से जानकारी मिल रही है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत के आर्थिक एवं राजनैतिक इतिहास लेखन में स्रोत के रूप में सिक्कों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भूमिका और निष्कर्ष बहुत ही संक्षिप्त में लिखिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 लाइन की भूमिका लिखिए, उसका कोई महत्व नहीं है, आप संक्षिप्त में भूमिका लिखिए। लेकिन हाँ, जो प्रश्न का मूल है, जो प्रश्न में पूछा गया वो नहीं छूटना चाहिए। प्रश्न के जितने भी पक्ष हैं उसको आपको कवर करना है। बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न के एक पक्ष पे ही इतना फोकस हो जाते हैं कि दूसरे पक्ष में बहुत कम लिखते हैं,
और उनको मैं बता दूं कि जब तक आप दोनों पक्ष को बैलेंस नहीं लिखेंगे तब तक आपको मेंस में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो इसलिए जब भी आप अपने प्रश्न को पढ़िए तो उसमें ये देखिए कि प्रश्न के कितने डायमेंशन है, मतलब प्रश्न को कितने पार्ट में पूछा गया है। जैसे यहाँ प्रश्न के 2 पार्ट है, आपको राजनीतिक बताना है, आर्थिक बताना है। अब आप आर्थिक में खूब बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए और राजनीतिक में केवल 1 पॉइंट लिखिए और ये उम्मीद करिए कि आपको 20 में जो है वो एग्जामिनर 12 नंबर दे देगा, तो कभी नहीं मिलेगा। आप 6 नंबर भी पा जाइए तो बहुत है, लेकिन हाँ अगर दोनों को आप बैलेंस लिखते हैं तो आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। और उत्तर लिखने का आपका अप्रोच भी ऐसे ही होना चाहिए, एकदम स्पष्ट, क्रमबद्ध और टू द पॉइंट। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर हमारा यहीं तक था, आगे आप लोग अभी जाइएगा नहीं और कुछ देख लीजिए। देखिए ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए क्योंकि इससे आपको 2 फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि अभी मैंने जो पढ़ाया उसका पीडीएफ आपको वहां मिलेगा और मेरे जितने भी पीछे के क्लास हैं सारा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ ही साथ ये हमारा यूट्यूब है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, इसे आप ही को आगे बढ़ाना तो इसे आगे बढ़ाएं। और हमारे टेलीग्राम पे एक फायदा आप और ले सकते हैं, यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप अपनी जो है कॉपी को पीडीएफ में बना करके भेजिए, हम उसकी मार्किंग भी कर देंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहले से भी बच्चे लिख रहे हैं, तो आपको वहाँ जुड़ने से एक प्रतिस्पर्धा, मतलब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलेगी, आप उसका भी लाभ लीजिए। ये चीजें हैं। और एक छोटी सी और सूचना, इसे भी आप लोग देख लें। देखिए हमारा ये कल का जो लेक्चर था वो प्रीलिम्स को लेकर के था और मेरा आधुनिक भारत से चल रहा अभी तक ये 10वां लेक्चर है, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, मुस्लिम लीग और गांधी के प्रारंभिक आंदोलन। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते। देखिए मैंने जितने भी सीरीज चलाई है, जो 10 लेक्चर हमारे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग पहले चैनल पे नए हैं तो आप लोग पीछे भी जा करके देखिए और इसका लाभ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलते हैं 6 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।